नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। उसी चैनल पे मैं जिस पे बात करता हूँ किताबों की और कहानियों की, साहित्य से लेके आता हूँ आपके लिए कुछ न कुछ। आज फिर लेके आया हूँ एक बहुत ही कालजयी कहानी, एक कालजयी हिंदुस्तान के प्री इंडिपेंडेंस राइटर की कालजयी रचना। कफन। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई ये कहानी विश्व प्रसिद्ध है। कौन वैसा व्यक्ति है जिसने नहीं पढ़ा होगा? तो इस वीडियो में बात करेंगे इस कहानी की, कहानी से उपजे मनस्थिति की, मनोवृत्ति की और उस समय के समाज के परिवेश की। कहानी है घीसू की और उसके बेटे माधव की और माधव के पत्नी बुधिया की। बुधिया प्रसव पीड़ा में चिल्ला रही है, घर के अंदर पड़ी हुई है। उनकी एक झोपड़ी है, टूटा फूटा घर है, दोनों बहुत गरीब हैं। एक दिन खाने को मिलता है, दूसरे दिन खाने को नहीं मिलता है। तो आज घीसू बैठ के आलू पका रहा है, उधर बुधिया माँ बनने वाली है और प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है। दोनों बाप बेटे अलाव के पास बैठे हुए हैं और आलू पकने का और फिर खाने का इंतजार कर रहे हैं। कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ कमा लिया, कभी कुछ आलू मिल गया, कभी कुछ और मिल गया, इसी से काम चलता है उनका खाने पीने का। बाप बोलता है बेटे को, जाके देख तो ले एक बार, अंदर वो प्रसव पीड़ा में चिल्ला रही थी। जब मेरी औरत थी तो मैंने उसका कितना साथ दिया। तुझे जाना चाहिए अंदर और बहू का हाल चाल पूछना चाहिए। इधर माधव सोचता है कि मैं अंदर गया और ये सारे आलू मेरा बाप सफा चट कर जाएगा। इस डर में, इस आशंका में वो अंदर नहीं जा रहा है। दोनों उसको अस्पताल ले जाने की स्थिति में नहीं है और उस समय के समाज में शायद प्रसव पीड़ा में, माँ बनने की अवस्था में किसी को अस्पताल लेके जाते थे या नहीं जाते थे पता नहीं। और इस गरीबी में तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाते थे। घर पे ही पैदाइश होती थी बच्चों की, बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं मर जाती थी प्रसव के दौरान। तो ये स्थिति है। घीसू अपने बेटे को यह भी बोलता है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, वैद्य ओझा के पास भी लेके जाएं, शायद किसी चुड़ैल का चक्कर हो, लेकिन हमारे पास ओझा भी आजकल 1 रुपये मांगता है। तो सोचिए इनकी स्थिति की अस्पताल तो जाने को ये संभव नहीं है, खाने को तो है नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। और ये दोनों कामचोर और निकम्मे भी हो गए हैं। 2 दिन काम करते हैं, फिर चिलम पी के पड़े रहते हैं। तो उनकी दशा ऐसी कैसी? क्वेश्चन ये है। तो अगर उस समय के परिवेश का मुंशी प्रेमचंद वर्णन करते हैं तो ये बताते हैं कि बाकी लोगों की भी गांव में इससे बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। किसान, खेती में मेहनत करने वाले मजदूर, इन सब की स्थिति वैसी ही थी। धनाढ्य वो लोग थे जो इस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों का फायदा उठाते थे, उनके गरीबी का फायदा उठाते थे, उन्हें कर्ज देते थे, फिर कर्ज से बहुत सारे ब्याज वसूला करते थे। तो समाज की स्थिति जो आज भी बनी हुई है, एक बहुत बड़ा अंतर अमीर और गरीब में जाहिर है उस समय और ज़्यादा थी। और या फिर मैं बोलूं कि ज़्यादातर लोगों की स्थिति वैसी ही थी। बहुत गिने चुने गांव में 1-2 लोग ऐसे होते थे जो इन गरीबी का फायदा उठा के खुद धनाढ्य, मजबूत और सरकार जैसे में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि शायद वो उन लोगों से तो अच्छा था, इन किसानों से। उनकी स्थिति देख के उन्होंने बोला कि इन लोगों के साथ क्या रहना। उसने फिर अपनी अलग ही दुनिया बना ली। घीसू और माधव ने अपने मर्जी से रहते, मन होता तो काम करते, मन होता नहीं काम करते, अपना पेट पालते थे। एक साधु की तरह, एक फकीर की तरह हो गए थे। इससे बड़ी फकीरी क्या हो सकती? आलू के पकने के इंतजार में बैठे बैठे घीसू याद करता है वो दिन। आप सोचिए कि एक गरीब को जिसने एक अच्छा खाना खाया हो 5 साल 10 साल पहले, वो भी उसको कैसे याद है। घीसू को याद आता है ठाकुर के बारात में जो उसने छक्के भर पेट खाना खाया था, सालों बाद इतनी पूरियाँ खाई थी, इतनी जलेबियाँ खाई थी, वो आज तक उसे याद है। और सेम चीज़ वो अपने बेटे को बता रहा है। तो ये मनस्थिति क्या है कि एक खाना सालों साल पहले खाया हुआ याद है, मन पे उसने ऐसी छाप छोड़ रखी है। क्यों छोड़ रखी है? बिकॉज बेसिक ज़रूरतें पूरा नहीं होती, ये बात है।
ये सच्चाई। दोनों बाप बेटे आलू खा के चुपचाप फटी पुरानी कंबल ओढ़ के सो गए। उन्होंने देखने की भी फिक्र नहीं की। बुधिया की भी आवाज़ घर से आनी बंद हो गई थी। सुबह जाके देखा तो मक्खियां भिनभिना रही थी। बुधिया की मौत हो चुकी थी। अब मौत के बाद बाप बेटों ने सोचा अब क्या करेंगे, कफन कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो कफन के पैसे भी नहीं। घीसू ने बोला बेटा चिंता मत कर, कोई ना कोई तो कफन देगा ही। जब हम भूखे मर रहे होंगे तो खाना नहीं देगा, लेकिन कफन देते वक्त कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। चल जमींदार के यहाँ चलते हैं। जमींदार के यहाँ गए। जमींदार उनको देख के बोला ये दोनों मनहूस कामचोर कहाँ से आ गए। घीसू ने अपने एक्टिंग स्किल्स को बाहर लाते हुए जमींदार को बोला माई बाप हमारे घर में अच्छी भली स्त्री, मेरी बहू, मेरे बेटे की बहू का निधन हो गया है, उसका देहांत हो गया है। कौन मिट्टी देगा, कौन कफन देगा, आप ही के पास हम आशा लेके आए हैं। जमींदार सोचता है कि ये दोनों कामचोर वैसे तो काम करते नहीं ठीक से, मजदूरी पूरी लेते हैं, आधी अधूरी काम करके भाग जाते हैं, लेकिन आज का दिन जब किसी की मौत हुई तो ये सोचने का नहीं है। उसने 2 रुपए अपनी तरफ से उछाल दिए। घीसू जमींदार के दिए हुए 2 रुपए लेकर गांव में निकला। उसने बताया जमींदार ने हमें 2 रुपए दिए हैं, और धीरे धीरे जमींदार के नाम पे कि जमींदार ने दिए हैं, बाकी लोगों ने भी दिए, उनके पास 5 रुपए इकट्ठा हो गए। देखा तो दरवाजे पे पैसे लेके पहुंचे तो दरवाजे पे गांव की कुछ औरतें आई हुई थी, आंसू बहा रही थीं। ये दोनों कफन का इंतजाम करने पैसे लेके निकल गए बाजार में। माधव ने घीसू को बोला कि लकड़ियां तो जलाने को मिल जाएगी, कफन ही मेन है, कफन का इंतजाम कर लेते हैं, कफन खरीद लेते हैं। दोनों दुकान घूमे, अच्छा कफन, बुरा कफन, सस्ता कफन, हर एक दुकान में जाके देखने लगे। बट इनके मन में क्या चल रहा होगा कि 5 रुपए हाथ लगे हैं। दोनों ने दारू की एक दुकान देखी और दोनों ने नजरों से नजरें मिलाई, बिना एक दूसरे को कुछ बोले हुए। उनके पांव अपने आप ही दारू के दुकान खाने में पहुंच के दोनों ने मछलियों का, शराब का, इन सब का ऑर्डर दिया, और फिर दोनों रैशनलाइज करने की कोशिश करने लगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगे। कफन क्या है, वो तो बहू के साथ ही जल जाता, बहू तो अब चली गई, कफन का क्या होगा, कफन तो कैसा भी ले लेंगे, जलने वाला कपड़ा ही है। दोनों मछलियां खाते हुए, शराब पीते हुए ये सारी बातें करने लगे। उन्होंने बुधिया का बहुत धन्यवाद किया। जब जिंदा थी बेचारी तो भी हमारा ख्याल रखती थी, कुछ कमा के लाती थी हमको खाने को, कम से कम 2 वक्त का खाना अच्छे से मिलता था। मरते मरते भी देखो हमें ऐश करा के गई। इतना अच्छा खाना कितने सालों बाद और ये पीना नसीब हुआ है। ऐसा कब होता है? देखो मरने के कारण ही हमें गांव वाले ने ये पैसे दिए, नहीं तो जब हम भूखे थे तो हमें दुत्कार देते थे। दोनों इस उहापोह में भी थे कि गांव वालों को क्या जवाब देंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं खेत में बकरियां। कहानी को कंटिन्यू करते हुए तो दोनों इस सोच में लगे थे कि अब गांव वालों को क्या जवाब देंगे। घीसू बोला गांव वालों को क्या है, बोल देंगे खीसे से पैसे गिर गए, क्या करना है। गांव वालों ने जीते जी तो सोचा नहीं, तो मरने के बाद भी हमारे क्या कर लेंगे। बहू तो चली गई, बता देंगे उनको पैसे गिर गए। दोनों बाप बेटों ने भरपेट खाया, भरपेट पिया। फिर पत्तल पे जो कुछ बच गया, सामने एक भिखारी बड़ी आशा भरी नज़रों से उनको देख रहा था, वो पत्तल उसको दे दिया। भिखारी ने आशीर्वाद दिया, बोला भिखारी को आशीर्वाद उसको देना जो चली गई और हमको ये ऐश करवा के गई और तुमको भी ये ऐश करवा के गई। उसके बाद दोनों ने अपने जाने वाले को, बुधिया को साधुवाद देना चालू किया। बेचारी बैकुंठ जाएगी, हमारी ज़िंदगी में हमारा इतना ख्याल रखा और मरते मरते वक्त भी हमें ये अच्छा खाना, अच्छा पीना करवा के गई। करुणा आई। बेटा बोला, माधव बोला अपने बाप को, लेकिन पिताजी कैसा दुख भोग के गई है, हमेशा हमें खिलाती रही, अंत समय में बेचारी को कितना कष्ट हुआ। कहीं ना कहीं उसके अंदर का गिल्ट, अंदर का अपना जो उसने गलती की थी वो जागी।
और वो ये बात अपने फादर से शेयर कर रहा था। पिताजी ने बोला, इस दुनिया में रह के क्या फ़ायदा, देखो हम कैसे माहौल में रहते हैं, हम कैसी स्थिति में रहते हैं, न खाने का न पीने का ठिकाना। बेचारी चली गई, उसको मुक्ति मिल गई, हमें नहीं मिली, हम तो यहीं रह गए। फिर ये सुनाने के बाद बाप बेटे दोनों नाचने गाने लगे, उनके सामने अप्सराएं दिखने लगीं। शराब की मस्ती में ही थे, उनका नाच गाना शुरू हो गया। कफन की चिंता नहीं थी उनको, कफन तो मिल ही जाएगा। तो राइटर ने इस कहानी में ये दर्शाने की कोशिश की है कि गरीबी किस स्थिति में पहुंचा देती है। एक सालों पहले खाया हुआ भोज और पैसा हाथ में आते ही सबसे पहले अच्छा खाने अच्छा पीने की लालसा। जो ज़रूरतें उन्होंने सालों साल जो पूरी नहीं हो पाई है, भरपेट खाना नहीं मिला है, उनको सबसे पहले वो दिखा। आदमी अपने आदिम अवस्था में पहुंच गया जब उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत खाना होती थी। एक पशु की तरह था, बट उस पशुता में सरलता थी। वही सरलता इन दोनों में भी दिखती है। हम उनको चंट कह लें, हम इन दोनों को पापी कह लें, स्वार्थी कह लें, लेकिन आप देखें कि ये निकला कहाँ से है, इसकी उपज क्या है। गरीबी, समाज की असमता, इसी चीज़ से निकली है ये। इसी चीज़ ने उनको ऐसा बनने को मजबूर कर दिया। उनकी गरीबी ऐसी हो गई कि हर चीज़ से उस गरीबी ने उनको इंडिफरेंट कर लिया। उनकी सहानुभूति की क्षमता, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें निकल गई। बचा सिर्फ उनके पास क्रूड सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये है कहानी का सार। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। विदा लेता हूँ आप सबसे।